नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्य इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ नाटककार, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य नाटककार जयशंकर प्रसाद रचित एक ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त के उद्देश्य पर। नाटककार इस नाटक को लिखने के लिए क्यों प्रेरित हुआ, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था और वह अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा और वर्तमान में इस नाटक की क्या प्रासंगिकता है, इन बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए आज हम इस नाटक की समीक्षा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त नाटक पूर्णतया ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त मौर्य के संघर्ष, उनके जीवन काल, उनके शासन व्यवस्था पर आधारित है। इस नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने 1931 में की और इस नाटक में ईसा पूर्व 327 से लेकर ईसा पूर्व 305 तक लगभग 22 वर्षों का संपूर्ण घटना चित्र चित्रित किया गया है। इस नाटक में विदेशियों से भारत के संघर्ष और अंततः भारत की विजय दिखाई गई है। मूलतः प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के क्यों रचे, ऐतिहासिक विषयों का चयन क्यों किया गया, उसके पीछे क्या प्रयोजन था, तो अपने प्रयोजन को प्रसाद स्वयं नाटकों की भूमिका में ही चित्रित कर देते हैं। क्योंकि प्रसाद से पहले ऐतिहासिक नाटकों की रचना इस रूप में नहीं हुई। उनसे पूर्व हमें भारतेंदु का नील देवी मिलता है, परंतु वहां भी पात्र ऐतिहासिक ना होकर के इतिहास की घटना को केंद्र में रखा गया, पर हम पूर्णतया उसे ऐतिहासिक नाटक नहीं कह सकते। ऐतिहासिक उपन्यासों की तो रचना हुई, पर नाटक के क्षेत्र में ये प्रसाद जी का पहला कदम कहा जा सकता है। और ऐतिहासिक विषय का चयन क्यों किया, उसके पीछे क्या प्रयोजन था, इस पर चर्चा करते हुए वे भूमिका में कहते हैं कि किसी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए अपने अतीत का गहरा संधान करना चाहिए, क्योंकि वह वहीं से भविष्य के उपयोगी संकेत मिलते हैं। वर्तमान को जानना हो, भविष्य की दिशा निर्धारित करनी हो, वर्तमान में प्रेरणा ग्रहण करनी हो, तो हमें अपने अतीत का गहरा संधान करना चाहिए, अतीत की खोज करनी चाहिए। और इसीलिए प्रसाद अतीत में जाते हैं और अतीत के भी उन गौरवशाली साम्राज्यों का वर्णन करते हैं, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, हर्षवर्धन के साम्राज्य का, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया, अपने साहस का, अपने पराक्रम का परिचय देते हुए अपनी मातृभूमि को विदेशी सत्ता से मुक्त कराया। तो उन इतिहास के गौरवशाली पात्रों को, उनके चरित्र को केंद्र में रखते हुए वर्तमान को एक संदेश देते हुए चलते हैं। और इसी के साथ ही वे इतिहास की एक गौरवशाली व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। इतिहास के माध्यम से एक पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं इतिहास का, उसकी पुनर्व्याख्या करते हुए भी प्रतीत होते हैं। प्रसाद स्वयं भूमिका में कहते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकरण घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है। कि इतिहास के वह घटनाएं, वह प्रकरण जो अप्रकाशित रहे हैं और परंतु रहे वो गौरवशाली रहे हैं और उनसे वर्तमान समाज को एक प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, राष्ट्र के लिए वे प्रेरणाप्रद हो सकते हैं। तो ऐसे विषयों को उन्होंने चयन किया और फिर उनको आधार बनाते हुए प्रसाद कहानियों की, नाटकों की, उपन्यासों की रचना
करते हैं। चाहे हम उनका स्कंदगुप्त नाटक देखें, अजातशत्रु नाटक देखें, चंद्रगुप्त नाटक देखें, अधिकांशतः नाटक उन्होंने इतिहास को आधार बनाते हुए इतिहास की गौरवशाली व्याख्या प्रस्तुत की है। और इसी नाटक की भूमिका में, चंद्रगुप्त नाटक की भूमिका में ही वे कहते हैं कि इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारी जलवायु के अनुकूल जो हमारी अतीत सभ्यता है, उससे बढ़कर उपयुक्त और कोई आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं, इसमें मुझे संदेह है। नाटक की रचना 1931 में हुई है। अगर हम उस समय को देखें तो वे राष्ट्रीय आंदोलन का समय है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, रोलट एक्ट आ जाता है, फिर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलता है और चंपारण में दांडी मार्च होता है। तो विदेशी सत्ता के जो अत्याचार है, उनके जो निरेशंस प्रजा के ऊपर चलाए गए आरोप हैं, या प्रजा को जिस तरह से वे संत्रस्त कर रहे थे, नित्य नवीन नियम ला करके, कानून ला करके और प्रजा को पीड़ित किया जा रहा था, तो उनका विरोध करने के लिए एक और राजनीतिक स्तर पर राजनेता आगे आए, समाज सुधारक आगे आए, तो वहीं दूसरी ओर साहित्यकार भी अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से ऐतिहासिक विषयों को विशेष रूप से उठा करके अपने वर्तमान को एक प्रेरणा प्रदान करते हैं, क्योंकि अतीत को जाने बिना हम वर्तमान के लिए कोई आदर्श स्थापित नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि जो पतनोन्मुख स्थिति, जो ह्रासोन्मुख स्थिति स्वतंत्रता पूर्व भारत की थी, क्या ऐसी स्थिति अतीत में, इतिहास में भी थी? तो उसका सामना हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजाओं ने कैसे किया? तो उसके लिए अतीत में जाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए प्रसाद नंद वंश ने कैसे यवनों का सामना किया, मौर्य नंद वंश के समय में मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से यवनों का सामना किया, इसी तरह से गुप्त राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने कैसे हूणों से मुकाबला किया, तो कैसे विदेशी आक्रांताओं से उन्होंने अपने देश को मुक्त कराया, तो इसके लिए जानना आवश्यक है। तो तभी प्रसाद ऐतिहासिक विषयों का चयन करते हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं कि प्रसाद के इस नाटक के पीछे मूल उद्देश्य क्या था। ऐतिहासिक विषय तो लिया, उसका प्रयोजन तो वे बताते हैं भूमिका में ही, पर नाटक का उद्देश्य, विशेष रूप से हम चंद्रगुप्त नाटक के उद्देश्य की बात करते हैं, तो उन्होंने इस नाटक में अतीत को वर्तमान और युग संदर्भ से संदर्भित करते हैं। उनका एक मुख्य उद्देश्य यही था कि अतीत के माध्यम से वर्तमान को प्रेरित किया जाए। अक्सर प्रसाद के ऊपर ये आरोप लगा दिया जाता है, प्रसाद के ऊपर ही नहीं, सभी छायावादी कवियों के ऊपर ये आरोप लगा दिया जाता है कि छायावादी कविता, छायावादी साहित्य वर्तमान से पलायन है, वे पलायनवादी साहित्य है। कि एक और राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर है और दूसरी ओर छायावादी कवि प्रकृति के सौंदर्य की बात कर रहे हैं, प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, परंतु ये आरोप अनुचित है। भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में कविता सपाट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ती है, वहां जनता से सीधा संवाद किया जाता है। पर छायावाद युग में आकर के, चाहे हम पद्य की बात करें या गद्य की बात करें, तो वहां एक परिष्कृति, एक परिनिष्ठता आती है, परंतु उसके साथ साथ सपाट बयानी ना हो करके अप्रत्यक्ष रूप से या प्रकारांतर से राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हैं, अतीत से रचनात्मक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं
और फिर ये रचनात्मक ऊर्जा जो है वो वर्तमान की चुनौतियों से टकराती है। वर्तमान समाज में जब प्रसादकालीन समाज था, 1918 से 1938 तक का जो समय छायावाद का समय है, जब वे विशेष रूप से साहित्य सृजन कर रहे हैं, तो उस समय वर्तमान में जो समाज के सामने, राष्ट्र के सामने चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से टकराहट होती है और अतीत से ऊर्जा लेते हुए प्रसाद उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य की दिशा निर्देशित करते हैं। क्योंकि साहित्यकार का उद्देश्य केवल वर्तमान के यथार्थ को प्रस्तुत करना ही नहीं होता, अपितु अतीत से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान को दिशा निर्देशित करते हुए एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्ग निर्देशित करना भी साहित्यकार का उद्देश्य होता है। और इस उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक, अजातशत्रु आदि नाटक विशेष रूप से इस दिशा में सराहनीय स्तुत्य कदम कहे जा सकते हैं। अतीत के माध्यम से आत्मविश्वास से हीन जनता में आत्मविश्वास जागृत करना, यह भी एक प्रसाद का उद्देश्य रहा। क्योंकि जिस तरह से बार बार अंग्रेजी शासक निरंतर आक्रमण कर रहे थे, निरंतर भारत की जनता को उनका मनोबल टूटता जा रहा था, उनमें आत्मविश्वास की कमी हो रही थी, तो अतीत के माध्यम से उस खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः जागृत करना और आत्मगौरव की भावना जगाना, यह नाटककार का उद्देश्य रहा। वे कहते भी है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, कि हम तो विश्व में आलोक, ज्ञान के आलोक को फहराने वाले रहे हैं, हमने तो विश्व में जागृति का संदेश दिया है, तो वर्तमान में हम क्यों हीन दशा से युक्त हो रहे हैं, हम क्यों अपने आत्मविश्वास को खो रहे हैं। तो इस तरह से भारत के युवकों को, युवतियों को आत्मविश्वास से युक्त करने के लिए, उनमें आत्मगौरव की भावना जागृत करने के लिए प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक की रचना करते हैं। एक इस नाटक का अन्य उद्देश्य रहा समकालीन स्थितियों को उद्घाटित करना। जो उस समय की स्थितियां थी, उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो उस समय के पारिवारिक संबंध थे, जो समाज की स्थिति थी, उसको उद्घाटित करना भी चंद्रगुप्त नाटक का उद्देश्य रहा। राज परिवार सत्ता संघर्ष में संलिप्त थे, राजसत्ता भोग और विलास में रत थी, धर्म अपने नैतिक दायित्व से विमुख होकर लोभ और लाभ की राजनीति में संलिप्त था, जनता गुलाम मानसिकता के कारण प्रतिशोध कर पाने में अक्षम थी। तो ये पूरी जो स्थितियां हैं, वे नंद वंश के साम्राज्य को दिखाते हुए चित्रित करते हैं। क्योंकि नंद वंश में जो राजा नंद थे, वे स्वयं कामुक वृत्ति के थे, भोग विलास में रत थे, वे प्रजा के सुख दुख की उन्हें कोई चिंता नहीं थी और अपने नैतिक दायित्व से विमुख हो गए थे। सिर्फ उन्हें सत्ता, लाभ और लोभ ही दिखाई दे रहा था। और यही स्थिति वर्तमान समाज में भी थी। जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो सामंतवादी प्रवृत्ति के जो सरदार सामंत थे, वे अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, अपने भोग के लिए, अपने विलासिता के लिए, ऐश्वर्य के लिए अंग्रेजों के पिछलग्गू हो रहे थे, उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। और जो सामान्य जनता थी, वे प्रतिशोध करने में अक्षम, असमर्थ हो रही थी। तो उनके भीतर एक गुलामी की मानसिकता घर कर गई थी। तो ये जो वर्तमान सामाजिक स्थिति थी, एक राजनीतिक स्थिति थी, उसका चित्रण करना, उसको उद्घाटित करना भी नाटककार का उद्देश्य रहा है। फिर प्रसाद इस नाटक में देश की पराधीनता के कारणों की भी चर्चा करते हैं कि हमारा देश निरंतर पराधीन क्यों होता रहा है।
जबकि हमारा अतीत तो इतना गौरवमय रहा है, फिर वे पराधीन क्यों होता रहा? तो उसके कारणों पर चर्चा करते हुए प्रसाद कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। उसका मूल कारण क्षेत्रवाद रहा है, अलगाववाद रहा है कि जनता और राजसत्ता अपने आप को उसने क्षेत्र में सीमित कर लिया था। मैं मालव का रहने वाला हूं, मैं मगध का रहने वाला हूं, मैं तक्षशिला का रहने वाला हूं, तो मुझे पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो अपने आप को एक क्षेत्र में सीमित कर लेना, ये जो क्षेत्रवाद की भावना थी, वह भी भारत की पराधीनता के मूल कारण रहे। और जातिवाद, ऊंच नीच जातिगत जो भेदभाव था, वो भी पराधीनता का कारण, एक मुख्य कारण रहा है। और संप्रदायवाद, ब्राह्मणों और बौद्धों में, ब्राह्मण संप्रदाय में, वैदिक संप्रदाय में और बौद्ध संप्रदाय में कला रही, और वही कला जो मौर्य काल में, गुप्त काल में ब्राह्मण संप्रदाय और वैदिक संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय के रूप में उभर करके आती है, वर्तमान में आजादी से पूर्व यह संप्रदायवाद हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म के बीच में, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में भेदभाव की नीति को लेकर के आया। और अंग्रेजों ने इसी सांप्रदायिकता का लाभ उठाते हुए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। तो आपस में लड़वाते रहे, आपस में क्लेश करते रहे। तो इस तरह से संप्रदायवाद भी देश की पराधीनता के पीछे एक मूल कारण रहा। और आंतरिक षड्यंत्र, आंतरिक कलह, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपनी सत्ता के विस्तार के लिए, अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरी शासन सत्ता को तुच्छ दिखाने के लिए अनेक षड्यंत्र, आंतरिक षड्यंत्र चलते रहे। जैसे पंचनद का पर्वतेश्वर नंद के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, नंद का अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। तो इसी तरह से वर्तमान समाज में भी विभिन्न सरदार सामंत अपनी तुच्छ स्वार्थों के लिए षड्यंत्र कर रहे थे और विदेशी सत्ता के साथ जाकर के हाथ मिला रहे थे, उनसे संधि कर रहे थे। और आंतरिक कलह, ये भी एक मूल कारण रहा। आंतरिक कलह, जैसे पर्वतेश्वर ने नंद के बेटी से विवाह करने के लिए, कल्याणी से विवाह करने के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो कल्याणी प्रतिशोध की भावना से, अपमान की भावना से युक्त हो जाती है। और नंद जो है वे अपने अपमान को, अपनी इज्जत को राष्ट्र से ऊपर महत्व देता है। तो ये जो आंतरिक कलह थी, वह भी देश की पराधीनता के कारण बनी। और यही आंतरिक कलह वर्तमान समाज में, वर्तमान रियासतों में भी थी। और राष्ट्रीय एकता का अभाव मूल कारण रहा। एक जो अखंड राष्ट्र की परिकल्पना थी, वह उस समय नहीं थी, जिसके कारण देश पर विदेशी आक्रांता निरंतर आक्रमण करते रहे और इस एकता के अभाव के कारण वे सफलता, विजय को प्राप्त करते रहे। तो इस तरह से देश की पराधीनता के कारणों पर चिंतन करते हुए और उन कारणों से समाज को सजग करने के लिए भी इस नाटक की रचना प्रसाद करते हैं। इस नाटक का एक अन्य उद्देश्य रहा, इसे हम मुख्य उद्देश्य भी कह सकते हैं, समाज में राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत करना, अखंड राष्ट्र की भावना जागृत करना। क्योंकि चाणक्य वहां उस समय तक्षशिला में जब सिंहरण को, चंद्रगुप्त को और अन्य शिक्षार्थियों को शिक्षा देते हैं, तो वे देखते हैं कि वे अपनी अपनी रियासतों, अपनी अपनी राज्य में बटे हुए हैं। तो सिंहरण अपने आप को मालव का मानता है, चंद्रगुप्त अपने आप को मगध का मानता है। तो चाणक्य इस अखंड राष्ट्र की भावना को उन वीरों में बताते हुए कहते हैं कि तुम मालव हो और ये मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना, परंतु आत्मसम्मान
इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। तो यहाँ प्रसाद चाणक्य के चरित्र के माध्यम से देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से, क्षेत्रवाद से, संकीर्णता से, जातीयता से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित की भावना जब तक अपने भीतर नहीं लाओगे, जब तक अखंड राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध नहीं होगे, तब तक पराधीनता से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ये कहते हैं मालव और मागध। मालव और मागध तो एक प्रतिनिधित्व है, अभिप्राय कि तुम जब तक अपने आप को इन राज्यों की सीमाओं से बाहर निकाल करके एक आर्यावर्त, एक अखंड भारत का नाम नहीं लेते, तब तक तुम्हें स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब तक निरंतर तुम हमेशा विदेशी सत्ताओं के हाथ की कठपुतली ही बने रहोगे। इसी के साथ साथ प्रसाद देशवासियों के भीतर संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की भाव जगाना चाहते हैं कि अपनी अपनी संकीर्णताओं से, अपने अपने मान सम्मान से, अपमान से ऊपर उठ करके, अपने तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि माने। और इसके लिए एक प्रतिनिधि पात्र के रूप में अलका को प्रस्तुत करते हैं। अलका प्रसाद की राष्ट्र हित की राष्ट्रीय भावना का एक मूर्तिमंत रूप है। वे पूरी तरह से राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। अलका का भाई आंभिक, जो अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए सिकंदर से संधि कर लेता है और तक्षशिला तक को दांव पे लगा देता है, तो अपने भाई से संबंध विच्छेद कर लेती है, निर्भीकता से भाई का विरोध करती है। और क्योंकि आंभिक को उसके पिता रोक नहीं पाते, तो गांधार नरेश आंभिक के पिता का भी, अलका अपने पिता का भी विरोध करती है और अपने भाई को संबोधित करते हुए कहती है, भाई तक्षशिला मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं, तक्षशिला आर्यावर्त का एक भूभाग है, वह आर्यावर्त का होकर ही रहे, इसके लिए मर मिटो, फिर उसके कानों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। तो देश के लिए मर मिटने की भावना होनी चाहिए, देश के लिए सर्वसमर्पित होने की भावना होनी चाहिए। और ये भावना, ये राष्ट्रीय एकता की भावना कब जागृत होगी? जब हम संकीर्ण विचारों से ऊपर उठेंगे, हम उनसे ऊपर जाएंगे। और प्रसाद की जो राष्ट्रीयता है वे विश्व मैत्री से समन्वित होती है। वे केवल भारत तक, एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहती, वे विश्व कल्याण की भावना से युक्त है, मानवतावाद की भावना से युक्त है। वहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। इसीलिए प्रसाद की राष्ट्रीयता जो विश्व मैत्री से जुड़ी हुई है, उसके विषय में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एक इतिहासकार हुए बच्चन सिंह, वे कहते हैं कि इनकी राष्ट्रीयता राजाओं और सरदारों तक सीमित नहीं है, वे ऐसी राष्ट्रव्यापी चेतना है जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने में समाहित कर लेती है। इनकी राष्ट्रीयता में विश्व मैत्री समन्वित है। यही कारण है कि स्थान स्थान पर मानव मैत्री का उद्घोष हुआ है। तो प्रसाद मानवता के संदेश को लेकर के, विश्व मैत्री के संदेश को लेकर के आगे बढ़ते हैं और राष्ट्र हित के लिए प्राणोत्सर्ग की भावना जगाने के लिए भी नाटक लिखते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जन जागरण का उद्घोष भी करते हैं। यही अलका प्रजा के भीतर राष्ट्रीय चेतना को जगाती है, स्वाधीनता के भाव को जगाती है, उन्हें ललकारती है कि तुम तो अमरते वीर पुत्र हो, तुम तो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, तुम्हारा मार्ग तो प्रशस्त है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, देश को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ना। इसके लिए प्रसाद ने गीतों की रचना की।
अलका के मुख से ही ये गीत कहलवाते हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभात समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। तो इस तरह से देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जगाना इस नाटक का मुख्य उद्देश्य रहा और जनमानस में राष्ट्रीय मूल्य बोध का संचार करना, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपने अतीत के प्रति एक गौरव का भाव जागृत करना भी इस नाटक का उद्देश्य है। विदेशी पात्र कार्नेलिया के मुख से कई बार वे भारत भूमि की प्रशंसा करवाते हैं, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करवाते हैं, वो कैसे भारत की प्रकृति से अभिभूत हो गई है। और वे कहती है, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। वही कार्नेलिया कहती है कि ये स्वप्नों का देश, ये त्याग और ज्ञान का पालना, ये प्रेम की रंग भूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, ये भारत मानवता की जन्मभूमि है। तो इस तरह से मानवता की जन्मभूमि भारत के प्रति एक प्रेम का भाव जागृत करना, एक गौरव का भाव जागृत करना प्रसाद का उद्देश्य रहा। और भारतीय संस्कृति के जो उच्चतम मूल्य है उनकी भी वे प्रतिष्ठा करते हैं। चाणक्य के माध्यम से, चंद्रगुप्त के माध्यम से, अलका के माध्यम से भारतीय संस्कृति और ग्रीक संस्कृति की टकराहट को और उस टकराहट में कैसे भारतीय मूल्यों की विजय होती है, इसको वे दिखाते हैं। ये कार्नेलिया कहती है कि ये युद्ध भारतीय, ग्रीक और भारतीयों के अस्त्रों का ही नहीं, दो बुद्धियां भी इसमें लड़ रही हैं। अरस्तु और चाणक्य की चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अस्त्र हैं। तो इस तरह से पश्चिम का साम्राज्यवाद भौतिकतावादी है, भारतीय साम्राज्यवाद अध्यात्मवादी है, मानवतावादी है, जो संपूर्ण मानवता के लिए जीने को प्रतिबद्ध है। तो इस तरह से भारत के सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की पश्चिम साम्राज्यवाद के विकल्प रूप में प्रस्तुति प्रसाद इस नाटक के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने इस नाटक, चंद्रगुप्त नाटक के उद्देश्य पर चर्चा की। धन्यवाद।